दोस्तों नमस्कार। हमारी बातचीत ज्योतिषी से संबंधित अभी कुंडली पे केंद्रित है। कुंडली में हम लोग ने कई भागों पर चर्चा कर रखी है, जिसमें काम त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है और धर्म त्रिकोण है। उसी श्रृंखला में कुंडली को और अच्छे से समझते हुए कुंडली में और क्या क्या चीज़ें हैं, कुंडली को कैसे अच्छा से जाना जाए, आज हमारी अंतिम कड़ी में हम लोग मोक्ष त्रिकोण की बात करेंगे। और हमेशा की तरह मेरे साथ हमारे मित्र, ज्योतिषी के विशेषज्ञ, ज्ञाता, खुद प्रैक्टिशनर रंजीत हैं। स्वागत है रंजीत आपका। आज आप हमारे देखने वाले को मोक्ष त्रिकोण के बारे में क्या बताएंगे? देखिए जय जी, अभी तक जो हम लोग की यात्रा रही है उसमें हम लोगों ने धर्म, अर्थ और काम, तीन त्रिकोण के बारे में हमारी चर्चाएं हो चुकी है। ये जो आखिरी त्रिकोण है वो है मोक्ष त्रिकोण। तो अब बात ये है कि ये आखिर में क्यों है। आखिर में होने का बात ही ये है कि ये जो जीवन की जो आपकी पूरी यात्रा है, ये आपकी जीवन की यात्रा का जो लक्ष्य है वो आपके धर्म त्रिकोण या अर्थ पे या काम पे निर्भर नहीं करेगा। आपका जीवन का जो पर्पस है, उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं, वो जीवन का उद्देश्य को निश्चित करने का जो त्रिकोण है वो है मोक्ष त्रिकोण। पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है आपका, और अगर आप इस पर्पस को फुलफिल कर लेते हैं, जो आपके लाइफ का एक उद्देश्य है, जो एक आपके लाइफ का पर्पस है, तब आप जाकर इस त्रिकोण में पहुंच पाएंगे। बात समझिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि कई लोग ऐसे हैं जो पूरे लाइफ में धर्म, अर्थ और काम के बाद ये जो चौथा त्रिकोण है इसमें पहुंचते ही नहीं हैं, 80% लोग। लेकिन अब बात ये है कि जब 80% लोग इस त्रिकोण में पहुंचते नहीं तो फिर इसका काम क्या है। तो देखिए, मोक्ष त्रिकोण का काम बहुत अलग अलग स्तर पे होगा, यानी कि मोक्ष त्रिकोण हर त्रिकोण में शामिल है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, तीनों में इसका कंट्रीब्यूशन है। अब क्या है कि जो रिजल्ट की बात हम रहे कर, जहाँ पे मोक्ष त्रिकोण की प्राप्ति की बात है, वो प्राप्ति आपके केवल 20% लोगों के द्वारा होगी। लेकिन उन सभी लोगों, यानी कि जो भी लोग हैं यहाँ पे, सभी के लोग में मोक्ष त्रिकोण का इस्तेमाल आना तय है। तो पहले हम जो एक कन्फ्यूज़न है कि मोक्ष त्रिकोण का इस्तेमाल क्या है, इस पर हमने अपनी वो बात रखी। जी, मतलब कि कहने का आशा यह है कि मोक्ष ऐसा नहीं है कि जो अर्थ के उपार्जन में लगा हुआ है, काम के पीछे जो दौड़ रहा है, या फिर धर्म में बहुत अलिंग है, उसको मोक्ष की अनुभूति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष की अनुभूति होगी तभी तो आप उसके लिए ललायित होंगे या उसके तरफ आकर्षित होंगे और आप कोशिश करेंगे। मतलब आपके दिमाग में कंसेप्ट है कि अर्थ कोई चीज़ है तभी तो अर्थ के उपार्जन में आप लगे हुए हैं, धर्म कोई चीज़ है तभी तो धर्म के पीछे आप लगे हुए हैं। अनुभूति ज़रूर होगी, लेकिन उस अनुभूति को उतारना तभी संभव होगा जब आप इसको साधेंगे। यानी साधना है, मोक्ष भी एक साधना है और बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि उसकी राहें थोड़ी जटिल है, कठिन है और असाध्य है। तो जब इतना असाध्य चीज के बारे में बता रहे हैं तो उसका मजा भी अद्भुत होगा। जैसे अर्थ पैसा कमाता है लोग, तो उसका कुछ न रस तो मिलता है, तभी उसके पीछे लगता है। उसी प्रकार से कोई अगर धर्म के पीछे है तो कुछ रस है, यानी मोक्ष का भी जो अनुभूति होगा अद्भुत होगा। बिल्कुल जी। तो अब ये बताइए कि मोक्ष त्रिकोण आदमी क्यों प्राप्त करे? देखिए, प्राप्त करने के पहले हमको ये समझना होगा कि मोक्ष त्रिकोण में है क्या क्या चीज़ें, पहले हम इसको समझ लेंगे। जैसा कि मैंने जो बाकी के जो तीन त्रिकोण थे उसमें मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि हर एक त्रिकोण का जो पहला घर है वो उसका कंट्रोलिंग होम है, उसको नियंत्रित जो है करने वाला है। उसी तरह से जो मोक्ष त्रिकोण है इसमें तीन घर आएंगे, एक चौथा घर आएगा, एक 8वां घर आएगा, एक 12वां घर आएगा। ठीक है, चौथा घर क्या है, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका सुख भाव है, जहाँ पे आपको सुख प्राप्त हो रहा है, इमोशन का घर है। ठीक है, माता का घर है, साथ साथ में आपका वाहन, पब्लिक, इसका भी घर है, वाहन का भी घर है। जी, तो ये जो घर है इमोशन से शुरू है। अब आप देखिए, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोक्ष जो त्रिकोण है उसके तीनों घर इमोशंस के घर हैं। वाटरी साइन है 4, यानी कैंसर साइन 8, स्कॉर्पियन साइन 12, पाइसेस यानी मीन जिसको कहते हैं, ये तीनों साइन इमोशनल साइन है, वाटरी साइन है। समझ गए?
तो इसका मतलब क्या है कि जब तीनों वाटर है तो फ़र्क इसमें क्या है? चौथा फिर क्यों है, आठवां क्यों है, 12वां क्यों है? चौथा जो घर है, हमने कहा कि माता का घर है, वाहन का घर है, आपके सुख का घर है, इमोशन का घर है। लेकिन इसमें पानी भी है, जल भी है, लेकिन कौन सा जल है? निर्मल जल, शुद्ध जल। अब पहुंचते हैं हम 8वें घर पे। 8वां घर क्या है? 8वां घर मृत्यु का है। मृत्यु तुल्य कष्ट का है, रहस्य का है, अकल्ट साइंसेस है, यहाँ पे रिसर्च है, ज्योतिष है, आपका किसी ढंग का जो भी रिसर्च हो रहा है वो 8वें घर से हो रहा है। मृत्यु भी है, कष्ट भी है, बहुत ज़्यादा कष्ट, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। सबसे बड़ी बात को याद रखना है कि 8वां घर रूपांतरण का है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो 8वें घर में गंदा पानी है, नाले का पानी, जमा हुआ पानी, इसलिए ये घर रहस्य का है, जमा है, कुआं है, ये बहुत डीप कुआं जहाँ से आपको बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो है। अब पहुँचते हैं 12वें घर पे। तो जो 12वां घर है वो व्यय का है, खर्च होने का है। 12वां घर अस्पताल का है, 12वां घर कारावास का भी है, और 12वां घर इसी समय आपके दान का भी है। व्यय भी हो रहा है, दान भी कर रहे हैं, और 12वां घर मोक्ष का है। ठीक है, अब आपको ना पहले तो हम इसको समझेंगे कि तीनों में जो पानी का सिंबलाइजेशन क्या है, वो पानी अलग अलग क्यों आ रहा है तीनों में। तो देखिए, निर्मल पानी कब प्राप्त होगा? ये सर्कुलेशन है। जैसे कि अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है, नकारात्मक विचार आया, ठीक है, नकारात्मक विचार आया, आपने किसी चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखा, कोई इवेंट हुआ आपके लाइफ में जो बहुत ही नकारात्मक है, अगर वो नकारात्मक विचार आपके दिमाग में रह जाएगा, तुरंत आपके कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा हो जाएगा, वो आपके माइंड से जाएगा नहीं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा जी पाना, 5 मिनट भी जी पाना दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करता है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार आया, ठीक है, तो 4 नंबर क्या करता है, बोलता है कि भाई ठीक है, गंदगी जितना भी है तुम 8 नंबर में चले जाओ। तो वो जितना भी आपके माइंड का जो गंदगी है, कॉन्शियस माइंड में जो भी गलत विचार आ रहे हैं, वो 8 नंबर में जाके जमा हो जाते हैं। तो जब 8 नंबर में जमा होता है तो इसलिए उसका जो पानी बताया गया है गंदा पानी है, ठीक है, पानी उसका बहुत ही गंदा है। अब आपको ये समझना है कि गंदा पानी आके कहीं पे जमा तो हो गया, अब क्या होगा पानी का, कैसे मिलेगा मोक्ष? तब अब क्या आता है, 12वां घर, समुद्र का पानी, खारा पानी है। तो क्या होता है कि जितनी नदियां हैं, जो छोटी नदियां, नाले, सब कहाँ जाके मिल जाते हैं? समुद्र में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो करना यही है। तो 12वां घर व्यय हो रहा है, यानी कि आपके माइंड में जो भी विचार आए, गलत विचार आए, कहीं पे आके जमा हो गया, अब उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपने उसको बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिया तो वो 8 नंबर का जो साइन है, वहाँ पे आपके सारे गंदे विचार इकट्ठे हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए 8वां घर डिप्रेशन का भी है, कष्ट का है, डिप्रेसिव है वहाँ पे आप। लेकिन उसके मुक्ति का मार्ग जब है, जब वो छोटी छोटी जो आपके विचार हैं, वो छोटी छोटी गंदी नालियाँ सब मिल के जाके समुद्र में जाके मिल जाते हैं। अथाह समुद्र है। इसलिए जो मोक्ष है, मोक्ष में सभी लोगों का स्वागत है। समुद्र ये नहीं देखेगा कि आपका पानी साफ है, आपका पानी गंदा है, आप कौन आदमी है। तो जो मोक्ष का रास्ता है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि जो आदमी खराब है, अच्छा है, उसके लिए है, संतों के लिए मोक्ष है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये उन सभी के लिए मोक्ष है जो अपने विचार को, अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो गंदगी है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो सब के लिए 12वां घर। ये जो पूरी प्रक्रिया है, आप पहले इसको समझ लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? 4 नंबर। मैंने कहा कि हमेशा जो आपके कुंडली का पहला घर है वो बाकी 2 घरों को कंट्रोल करता है। तो 4 नंबर, माता का हाउस, आपके इमोशन का हाउस, ये कंट्रोल कर रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस और आपके व्यय यानी कि आपका इनलाइटमेंट के हाउस को। यानी कि एट लास्ट में क्या हो रहा है, दिस इज द सर्कुलेशन हो रहा है। पहले साफ आया था पानी, गंदा हुआ, समुद्र में जाके मिला, फिर जाके साफ होकर आ गया आपके पास। ये सर्कुलेशन अगर आप जारी रखते हैं तो आप मोक्ष के रास्ते पे हैं, ठीक है। और इसको जारी रखने में सहायक कौन है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 8वां घर जो है आपके काम वासना का भी है। 8वां घर आपके डीप ध्यान का है, डीप ध्यान, नॉट ध्यान, गहरा ध्यान। और 12वां घर क्या है? वो जाके आपका मोक्ष है, इनलाइटमेंट है।
तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में दो तीन चीज़ें बहुत कॉमन है जो चीज़ों को जोड़ेगी। एक तो विचारों का सर्कुलेशन होना, विचारों का रूपांतरण होना और ध्यान से उसको जोड़ के रखना। ये तीनों चीज़ें अगर पैरेलली आपकी चल रही है तब जाकर आप मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। और हर एक व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, चाहे आप चाहे या ना चाहें। आपका लाइफ जो है आपसे कंट्रोल नहीं है, वो 3 हाउस से कंट्रोल है। सपोज अगर आप काम में हैं, काम में भी आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, अर्थ भी रहे हैं कर, तो वहाँ भी आपका व्यय हो रहा है। अर्थ कहीं से ले रहे हैं, किसी से प्राप्त कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। तो ये तीनों त्रिकोण में मोक्ष समान रूप से शामिल है। ठीक है, अगर आप इन तीनों के बाद छूटेंगे नहीं तो चौथे में नहीं आएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता जितना अर्थ आपको चाहिए लाइफ में। अगर आपकी इच्छाएं हैं कि नहीं अभी हमारे पास ना लाइफ में पैसे नहीं आए, तो ये जो काम जो मोक्ष का त्रिकोण है अभी वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। आपने कहा कि भाई हमने जीवन में सारा पैसा प्राप्त कर लिया, अब हमको आगे बढ़ना है, फिर काम में आ गए, आपकी इच्छाओं में आ गए, महत्वाकांक्षाएं जो आपकी लाइफ की है। अगर आपकी सारी जीवन की जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं एक एक करके अगर वो फुलफिल हो चुकी है, तब जाके आपको काम त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण में आपकी एंट्री होगी। जब और अगर एंट्री नहीं होती है तो क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आता है? दिक्कत आता है 8वां घर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सबको स्टोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और याद रखिए एक खूबसूरत सा चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो काम है या अर्थ है या धर्म है, इसमें से बहुत सारा त्रिकोण ना आपके कंट्रोल में नहीं है, भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको एक लिमिटेड भाग या आपको कुछ भी भाग, एक फिक्स भाग आपको पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त हुआ है। अर्थ भी आपको एक उसके अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें आप थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। पूर्णतः आप परिवर्तन करने के लिए आपको छूट नहीं दी गई है, धर्म में भी आपको छूट नहीं दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यहीं पे है कि मोक्षा में आपको कंप्लीटली छूट है। आप कुछ भी कर सकते हैं कि ये त्रिकोण आपको दे दिया गया ऐसे ही कि भाई अब ये आपके हैंड में है, आप इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और याद रखिए, जिसका मोक्ष त्रिकोण अच्छा हो गया उसके बाकी तीनों त्रिकोण ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे अगर सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो जाती है। वो सीधे सी बात है कि जिस कंपनी में आप CEO हो गए हैं तो आपका सब कुछ सारा ज्ञान हो गया आपको कि कौन कहाँ क्या बैठा है, किसकी क्या सैलरी है, कौन कैसे काम करता है, क्योंकि आपके हैंड से ही सारा कुछ हो रहा है। तो मोक्ष यानी यही है कि यानी आपके बस में काम भी रहेगा, अर्थ भी रहेगा, धर्म भी रहेगा। हाँ, धर्म भी रहेगा। अब आप चाहिए जिसकी बढ़ोतरी करना है कर लें, जिसमें घटोतरी करना है कर लें, जिसको नियंत्रण में करना है कर लें, जिसको छुट्टा छोड़ना है छोड़ दें। यानी मोक्ष एक तरह से पावर है, पावर ऑफ द वैक्यूम, पावर ऑफ द क्रिएशन, पावर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। अब आप पर है कि हाउ यू यूटिलाइज द पावर। चलिए, ये तो बहुत अच्छे आपने बताया मोक्ष के बारे में। अब अगर अगला सवाल पे आए, किसी को मोक्ष त्रिकोण या मोक्ष प्राप्त करना है या कुंडली में इसका मायने बहुत है, ये तो आपने बता दिया कि एक बार मोक्ष त्रिकोण को कोई साध लिया, अब उसको ना अर्थ की कमी रहेगी, ना धर्म की, ना काम की रहेगी, सब हमेशा तैयार रहेगा उसके लिए। अब इसको साधे कैसे और इसके अभाव में आदमी को क्या दिक्कतें हो सकती है? जिसका मोक्ष में रुचि नहीं है या वो बहुत कमजोर है, उसको क्या दिक्कतें हो सकती है? और एक बार वो दिक्कतों को समझ लेता है तो अगर इसको पाना चाहे तो वो उसके रास्ते क्या हैं? देखिए, अच्छा सवाल था ये, इसलिए मैंने कहा कि पहले जो मोक्ष त्रिकोण है उसका जो पहला भाव है, अगर हम उसको समझ लेते हैं, इसको सभी लोग चाहते हैं। चौथा हाउस, मैंने कहा था चौथा हाउस नियंत्रित हाउस है, सुख भाव है। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सुख नहीं चाहता जीवन में? चाहते हैं सुख सभी। चौथा हाउस इमोशन का है। ठीक है, चौथा हाउस आपके ना पब्लिक का, जहाँ पे आप कनेक्ट होते हैं लोगों से, घर है आपका वो, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी महसूस होती है, सुरक्षा महसूस होती है, वो घर है आपका। चौथा घर आपके माता का है, चौथा घर आपके वाहन का है, घर का है। इसका मतलब है कि चौथे हाउस में सब कुछ है। ठीक है, इसको आप चाह रहे हैं, लेकिन कई बार आपको ये प्राप्त नहीं होता, वाहन नहीं मिल पाते, घर नहीं मिल पाता, आपके पास पैसे बहुत हैं, सुकून नहीं है, सुख में नहीं है आप, तो नींद नहीं आ रही है आपको, कि नींद का भी घर है। जब तक नींद नहीं आएगी अच्छी, आप सुकून से नहीं सोएंगे। चौथा घर हृदय का, हृदय के आसपास के रीजन है, फेफड़ा से लेकर हृदय भी इसमें कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं, इसीलिए। अब ये चीज़ों को साधना आपके लाइफ का पर्पस है। ये कब सधेगा? जब 8वां और 12वां घर अपने आप सध जाएगा।
आठवां घर का जो मैंने कहा कि इसका पहचान क्या है। अगर आपके लाइफ में इमोशन ना एक उसका पैटर्न बहुत ही ख़राब है, इमोशन का 4th हाउस अगर आपका काफ़ी ख़राब है, पैटर्न नहीं उसका अच्छा, इमोशन आपका बहुत डेंस है, यानी कि बहुत सारे नेगेटिव इमोशन के साथ आप जी रहे हैं। बहुत पुराने जो चीज़ें हैं, आपके पास्ट में क्या हो गया, आपके फ्यूचर में क्या होगा, आपके प्रेजेंट में क्या दिक्कतें चल रही हैं, अगर ऐसे ख्याल आपके दिमाग में, जहन में बार बार आते हैं और उसको लेकर आप बहुत परेशान रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मोक्ष त्रिकोण अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप 8वें घर पे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वो चीज़ें जो आप सोच रहे होंगे, जो नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रही है, वो कहीं जा रही है, वो रुक नहीं रहा है आपके दिमाग में, वो 8वें घर में स्टोर हो रहा है। मैंने कहा 8वां घर संघर्ष का है, सडननेस का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। तो आपको 8वां घर को हमेशा खाली रखना है। अगर 8वां घर आपने खाली रखा नहीं, आपके विचार बहुत सारे नेगेटिव विचार आए जा रहे हैं, वो ट्रांसफ़र हो ही जा रहा है 8वें घर में। लेकिन कई बार 8वां घर में अगर आपका खाली हो गया, जमा हो गया, तो आपको 12वां घर तक की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन आप वहीं पे आके रुक जाते हैं। 8वां घर क्या, आपका लाइफ ना सीक्रेट हो जाता है। आप अपनी बातें सबसे साझा नहीं करते, सीक्रेसी बना लिए हैं आपने। इमोशन बहुत सारे हैं, नकारात्मक इमोशन, आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं बाहर, आप उसको बाहर निकाल नहीं रहे हैं। 8वां घर में आपने उसको स्टोर करके रख लिया। अगर ये स्टोरेज आपके लाइफ में बढ़ेगा तो क्या होगा, सिम्टम कहाँ से आएगा, पेट से शुरू होगा, क्योंकि जो 8वां घर है वो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र के आसपास का रीजन है। वहाँ पे आपको बैकबोन पेन होने शुरू हो सकता है, आपकी एसिडिटी हाइपर लेवल पे चली जाएगी, आपको पाइल्स हो सकते हैं, एनस का है पार्ट वो 8वां घर। वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, आप जॉब में हैं, आज जॉब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, 1 महीने के बाद आपका जॉब चेंज हो गया, आप कहीं जाना नहीं चाह रहे थे, आपको जाना पड़ गया, मजबूरी बस, चले गए कहीं और, ठीक है। आपके लाइफ में ना क्रोनिक डिजीज़ भी है 8वां घर, ऐसा रोग हो गया जो ना समय के साथ ठीक ही नहीं हो सकता मेडिसिन के साथ। इसीलिए याद रखिए, WHO का एक थ्योरी भी आता है, उसने कहा है कि जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं आपके लाइफ में वो साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि आपका शरीर उसके लिए जिम्मेदार तो है ही, 30% उन्होंने कहा कि शरीर जिम्मेदार है, 70% आपका मन जिम्मेदार है उसके लिए। साइकोसोमेटिक है डिजीज सारे क्रोनिक, चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, जितना भी क्रोनिक डिजीज़ आप सोच सकते हैं, एथराइटिस है आपका, उसमें हो क्या रहा है। अगर हम बात करेंगे एथराइटिस हो रहा है, कहीं कुछ चीज़ें जमा हो रही है, कहीं बाहर नहीं निकल रही, कहीं पे वो जाके स्टोर हो रही है। तो चौथा घर, यानी कि जब आपका 8वां घर खराब होगा तो चौथा घर से आपको सुकून नहीं मिलना है। जब 12वां घर आपका ख़राब होगा, आपको चौथे घर से सुकून ही नहीं मिलना है। पैसे मिल जाएंगे, आप खाना खाएंगे, स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमको समझना क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या हम किसी क्रोनिक डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो हर एक घर में क्रोनिक डिजीज़ हैं, फैमिली में क्रोनिक डिजीज़ हैं। तो आपको फिर पलट के देखने की आवश्यकता है कि भाई हमारा 12वां घर, हमने कुछ काम किया उस पर। 12वां घर दान का था, आपने क्या दान किया। अपने लाइफ को देखिए कि आपने क्या दान कर रहे हैं डेली। क्या आप किसी को ज्ञान का दान रहे हैं कर, ये भी एक दान है, इम्पोर्टेंट दान है। दूसरा, आपको ये भी देखना होगा कि आप किसी को के लिए जीवन में किसी के लिए काम कर पा रहे हैं। क्योंकि 12वां घर देखिए अस्पताल का क्यों रखा गया है, अस्पताल ही क्यों है, कारावास है वहाँ, 12वें घर में कारावास है। यानी ऐसे लोग जो लाइफ से परेशान हो गए हैं, अस्पताल में जाते हैं, दंड मिला कारावास में जाते हैं। आप उनको समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ में ऐसे लोग जो आपसे ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी लाइफ आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम उसके लिए कितने कारगर हैं। अगर हमारा सर्विस है उनके लिए अगर 1% भी मिल रहा है, यकीन मानिए कि 8वां घर पे प्रेशर कम जाएगा आपका, क्योंकि फिर आपका डिलीवरी 12वें घर में पहुंचने लगेगा। पार्सल, अगर आपने पार्सल 8वें घर में रोक के रख लिया तो 12वां घर आपका ख़राब होने वाला है। फिर क्या होगा, आपको अस्पताल में जाके खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि 12वां घर अस्पताल का भी और व्यय का भी है। तो व्यय कहाँ से होगा आपका, वही क्रोनिक डिजीज़ का व्यय वहाँ पे होने लग जाएगा आपका।
तो लाइफ आपकी हर एक व्यक्ति के साथ जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है। वो क्रोनिक डिजीज़ पे अस्पताल में जाके खर्च कर रहे हैं। अगर इसको रोकना होगा तो आपको चौथा घर पे फिर से लौटना पड़ेगा। चौथे घर को देखना पड़ेगा कि हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल, मैंने कहा ना, चौथा घर निर्मल जल है। निर्मलता कितनी है आपके थॉट्स में, आपका इमोशन कितना निर्मल है। क्या आप किसी पंछी को देखकर, किसी पेड़ को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर कितना निर्मल भावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही है। अगर ये पैदा हो रहा है ना आपका, लिख लीजिए, 8वां घर नहीं खराब होने वाला है। और 12वां घर जो व्यय होना वाला है आपके जीवन में, एक्सेसिव व्यय, वो आपका इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि 12वां घर व्यय भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है, फिर आके लौटना है 4th हाउस पे, अपने आप पे करना है इन्वेस्टमेंट, इमोशन पे करना है। मदर का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि चौथा घर से ही आपका जीवन का शुरू हो रहा है। इमोशन को आपको समझना पड़ेगा। आपको घर क्यों कहा गया है इसमें, 4th हाउस का घर का क्या संबंध है। घर का संबंध ये है कि आपको अपने, जिस तरह से घर में हम क्या रहते हैं, सिक्योर होते हैं, महसूस करते हैं कि हम तो सिक्योरिटी हैं। वाहन हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है वाहन से जाएंगे तो हम सिक्योर ज़्यादा हैं, अच्छे वाहन से जाएंगे हमारा लाइफ आसान ज़्यादा होगा। तो यही सिक्योरिटी आपको बाकी लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं इमोशनली। इमोशन पे आपको बेहतर तरीके से अगर काम करना आप जानते हैं तो ये है। और अगर नहीं जानते हैं और आपके लाइफ में जो मैंने चीज़ें कही हैं, अगर ऐसा घटित हो रहा है तो आप समझिए कि आपके अर्थ त्रिकोण तो काम कर रहा होगा, तो आपको धन तो प्राप्त हो रहा है, काम हो रहा है तो आपकी महत्वाकांक्षाएँ तो पूर्ण हो रही है, धर्म है तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो तो आपको लाइफ में मिल रहा है। लेकिन अगर मोक्ष खराब है तो फिर आप शरीर से संतुष्ट नहीं रहेंगे। शरीर आपका सबसे खराब होगा, क्योंकि शरीर को खराब करने का ही ये मोक्ष त्रिकोण है। क्योंकि जब तक शरीर आपका छूटेगा नहीं तब तक आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये शरीर, ये मोक्ष त्रिकोण चाहता है क्या है आपसे, कि आप शरीर को छोड़ दीजिए। लेकिन हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम शरीर से पूरी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर लें। लेकिन मोक्ष बार बार बोल रहा है कि नहीं, आप मत कीजिए, शरीर को इग्नोर जो है कीजिए। अगर आप रोग में हैं, टेंशन मत लीजिए, दिमाग को एकदम स्थिर रखिए, शांत रखिए, शरीर को छोड़िए। क्योंकि जब तक मोक्ष का मतलब ही है कि शरीर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे ध्यान के माध्यम से निकलें या किसी माध्यम से निकले। लेकिन अगर आप शरीर तक सीमित हैं और आप बार बार सोच रहे हैं नहीं भाई हमको तो शरीर को छोड़ना ही नहीं है, ये भावना ही नहीं है मन के अंदर, तो आपका मोक्ष त्रिकोण काम नहीं करने वाला है। जी, तो ये पूरा मोक्ष त्रिकोण का समाज शास्त्र या ज्ञान शास्त्र कह लें या समझ कह लें। अब अगर किसी व्यक्ति को मतलब कि मोक्ष त्रिकोण उसका कमज़ोर है तो किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो पेट से जुड़ा हुआ आपने बहुत अच्छे से बताया, लाइफ में भी आपने बताया कि वो सुख नहीं भोगेगा, आपने रास्ता भी बता दिया कि दूसरों के बारे में सोचिए, दान करिए, है ना। अब आज से अगर कोई चाहे कि मुझे मोक्ष पर काम करना है और वो काम से घिरा व्यक्ति है, अर्थ से घिरा व्यक्ति है, धर्म और मोक्ष को मुझे लगता है कि लोग थोड़ा आसपास ही समझते हैं, है ना। हमारे समाज में जो है कि धर्म और मोक्ष एक है। चलिए दो ही को लेते हैं। जो काम और अर्थ से घिरा व्यक्ति है, दिन भर उठता है उसको अर्थ सूझता है, रात होते ही काम सूझने लगता है उसको, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? वो मोक्ष तक कैसे पहुंचे या धर्म को कैसे साधे कि मोक्ष तक पहुंच जाए? देखिए हम करें या बैलेंस कैसे करें दोनों? हम करें ना कि मोक्ष त्रिकोण आप ना जल है, पानी है, आपको थोड़ा गौर से समझिए। पानी है, पानी का कोई शेप नहीं है, अनशेप्ड है पानी। लेकिन ना धन का एक शेप है, इच्छाओं का एक शेप है। आपको क्या चाहिए, आप एक शेप में है, वो अनशेप्ड नहीं है। वो कार चाहिए आपको, लंबी वाली कार, तो उसका एक शेप है आपके माइंड में, ठीक है। धर्म का भी एक शेप है, क्योंकि धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है जो आप समझ रहे होंगे पूजा पाठ। धर्म का संबंध है लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द लाइफ, कि आप लंबे आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। वहाँ पे भी एक शेप है कि आप कहाँ पहुँचना चाहेंगे। मोक्ष का भी काम का भी शेप है, अर्थ का भी शेप है। ये जो मोक्ष का कोई शेप नहीं, जल का तो कोई शेप होता नहीं, ठीक है। अब जल क्या बोलता है, जल का एक प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम पूछे कि जल साफ कब रहेगा, स्वच्छ जल कब रहता है, आप बताइए। जल तो जहाँ निर्माण होता है सबसे स्वच्छ वहीं पे होता है, सिंपल सी बात है। जल जहाँ उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। और जल जब बहता रहे तो स्वच्छ है, जम जाए तो तालाब बन जाएगा, नाला बन जाएगा।
इसका मतलब क्या है? कहा जाता है ना कि योगी जो होते हैं वो चलते रहते हैं, रुकते नहीं कभी लाइफ में। देखिए, चलना उनका एक सिंबल है, ऐसा नहीं है कि वो पागल हैं बस चले जा रहे हैं। वो हमको और आपको एक संदेश दे रहे हैं कि भाई रुकिए मत, चलते रहिए। जहाँ रुक गए तो आप फिर 8 नंबर में फंस जाएंगे। तो जीवन का क्या है कि आपको ना किसी चीज़ों पे फंसना नहीं है। आप फंस जाते हैं। हम लोग कभी कभी किसी ने कोई बात आपसे कह दी, हम फंस गए वहीं पे। भाई हमारे दिमाग से वो बात जो है बाहर निकल ही नहीं रहा। हमको लग रहा है कि भाई इसने क्यों कहा हमको ये बात। तो मोक्ष त्रिकोण सबसे पहला चीज़ जो आपको सिखाता है कि आपको रुकना नहीं है, किसी भी मैटर पे फंसना नहीं, आगे बढ़ते रहिए। भावनाएं जैसे भी आ रही हैं, रुकिए मत। रुक गए तो आप फंस जाएंगे, आपका जीवन कष्टमयी हो जाएगा। रुकिए नहीं, देखिए, आगे बढ़िए, देखिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। रुकिए नहीं, इमोशन को रिएक्ट मत कीजिए, किसी तरह के भावनाओं को जोड़िए मत, बाहरी भावनाएं। आपको सिर्फ बहना काम है, पानी की तरह। जितना ज़्यादा बहेंगे आपका लाइफ उतना निर्मल होता जाएगा। एक तो सेकेंड शर्त ये है। तीसरा मैं बात कहना चाहूँगा कि आपका ना लाइफ को रिसर्च ओरिएंटेड, हमने कई बार कहा है, कई बार और भी किन किन चीज़ों पे बात हुई, मैंने एक बात पे हमेशा जोर दिया है कि आप ना रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, रिसर्च करना शुरू करने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? सिर्फ 8वां घर। अगर आप गौर से समझेंगे तो आपके लाइफ में जितना ट्रांसफॉर्मेशन है, जितनी एंजाइटी है, जितने बड़े बड़े रोग हैं, ये रोग उत्पन्न कौन कर रहा है? सिर्फ 8वां घर। क्यों उत्पन्न करना चाहता है? क्या उसकी आपसे कोई बैर है, दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि तुम हमको जान लो। हमने क्या कहा था अभी थोड़ा देर पहले कि 8वां घर कुआं है, गहरा कुआं है। आपको उस कुएं में उतरना पड़ेगा, अंदर तक कि कुआं कहाँ तक जाती है। अगर ये अप्रोच है आपके लाइफ का कि किसी चीज़ों को आप ना अंदर तक जाने की मतलब इच्छा है आपके अंदर, रहस्यों को उद्घाटन करने की आपकी इच्छा होती है कि भाई हम किसी चीज़ों को जानें। इसलिए मैंने कहा कि 8वां घर ना ज्योतिष से है जुड़ा हुआ, तंत्र मंत्र से भी है वो जुड़ा हुआ, ध्यान से भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप ना ज्योतिष बन जाइए, तंत्र मंत्र में आप चले जाइए। हम कह रहे हैं आप जहाँ भी हैं, आप उसके छोर को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ भी इधर है, अगर सिर्फ आप पेड़ को देख रहे हैं तो ये 8वें घर को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, सिर्फ पेड़ देखना। अगर आप ये देख पाएँ कि पेड़ के अंदर बीज भी होगा कभी, और उसी बीज से कभी ज़मीन में बीज रखी गई होगी, उसी बीज धीरे धीरे करते करते एक पेड़ के स्वरूप में तब्दील हुआ होगा। अगर आपका इंटेंशन और आपकी दृष्टि उस बीज तक पहुंच पाती है तो समझिए कि आपने 8वें घर को एक्सप्लोर कर दिया, किसी चीज़ों को। तो ये एक्सप्लोरेशन, इस रिसर्च की बात हम कर रहे हैं, और यही जीवन आपको मिला है क्योंकि आपका उद्देश्य तय कौन कर रहा है? 8वां घर। इसीलिए वो 8वां घर आपके मृत्यु स्थान भी है। अब आप सोचेंगे, आपके अंदर सवाल भी आएगा कि भाई 8वां घर जब मौत हो ही गया तो उसके बाद के घर का क्या काम? 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, फिर 12वां घर आ रहा है, क्या काम इसका? तो काम इसका ये है कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि शरीर छोड़िए। 9वां घर में आप बिना शरीर छोड़े हुए नहीं जा पाएंगे। 9वां घर भाग्य का है, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाइए, लेकिन हाँ, आप मृत होना पड़ेगा शरीर रूप से। जब तक आप अपने शरीर को मृत नहीं करते हैं, और मृत करने के प्रयोग बहुत सारे बताए गए हैं कि हम शरीर को कैसे मृत करें। योग निद्रा है, ध्यान है, दुनिया तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। हम उसमें बार बार क्या कर रहे हैं? आप स्टैटिक हो जाइए, बैठे रहिए। कोई ध्यान का एक अलग अलग आप देखेंगे कि योग निद्रा में लोग क्या बोल रहे हैं, अपने शरीर को मृत कीजिए। आर्टिफिशियली आपको मरने की कला सिखाई जा रही है। तो हमने कहा कि अगर आपको मरने की कला नहीं मालूम है तो आप जीवन में परेशान रहेंगे। तो जीवन की कला से वाकिफ नहीं हो सकता। हाँ, जीवन जीने की कला जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीने की कला जो कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आर्ट ऑफ लिविंग को जानना ही नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट है आपका। जीने की कला वो प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस है मरने की कला को जानना। अगर आप मरने की कला को जान जाएंगे तो आपका जीने की कला, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो है जीने की कला। तो आप अपने आप को मृत्यु के समीप मानिए।
आप ये मत मानिए कि हमारा ना मृत्यु संभव नहीं। आप सुनते भी हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, लेकिन आपने अभी तक माना नहीं है कि हम मर सकते हैं। अब आप मानिए अपने आप को कि हम सही में एक दिन होगा जब हमारी मृत्यु संभव है। आप नींद में हैं, सोचिए कि हम ये हमारे लिए लास्ट दिन है। मृत्यु के समान कल्पना जो है वो कीजिए कि हम मर रहे हैं, हमारा शरीर जो है ख़त्म हो रहा है। जितना मृत्यु का अनुभव आपके लाइफ में आएगा, निसंदेह आपका चौथा घर इतना ज़्यादा ब्लूज होगा, उतना ज़्यादा आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन लोग कहेंगे क्या कि भाई मरने की बातों को मत सोचिए। हम कह रहे हैं कि आत्महत्या की बातों को मत सोचिए, वो दूसरी चीज़ है, भागना है वो। आपको शरीर में रहकर जीवन को जीते हुए शरीर को छोड़ना सीखना है। कि कितना हम सीखते हैं। अगर डेली आप 5 मिनट 10 मिनट इस शरीर को छोड़ने के क्रम में नहीं हैं, तब क्या होगा कि मौत के समय आपको कष्ट होने वाला है, अत्यधिक कष्ट होगा, अत्यधिक कष्ट होगा। अगर आपने प्रत्येक दिन एक एक सेल को मारना नहीं सीखा तो आपकी जो मौत होगी बहुत ख़राब होने वाली है। आपकी कष्ट आपके लाइफ में होगी, बहुत ज़्यादा होगी, परेशान हो जाएंगे। और आपको जो नेक्स्ट लाइफ मिलना है वो फिर हमने कहा कि अगर 8वें घर से आपने 9वां घर नहीं गए तो फिर आपका जन्म फिर फर्स्ट घर से शुरू हो जाएगा। फिर आइए 8वां घर तक पहुँचिए, फिर से मर जाइए, फिर से जीवन लीजिए। इसका मतलब क्या है, जो मैंने कहा था अभी कि केवल पूरे विश्व में 10 to 20% मैंने अधिक ही बता दिया, 5% लोग हैं जो 8वें घर को पार करके 12वें घर तक पहुँचेंगे। क्योंकि वो पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपकी जो हमारी और आपकी जीवन है जो एक सामान्य जीवन है, अगर हम इसी जीवन के साथ रहेंगे तो हमारी जहाँ पे मौत होगी 8वां घर ख़त्म हो जाएगा। अगला जन्म हमको 9वें घर से नहीं मिलने वाला है, पहले घर से ही मिलेगा। अब फिर हम वही चक्र जो है आपका चलता रहेगा और इससे कष्ट भी बढ़ेगा, शारीरिक कष्ट। क्योंकि देखिए कहा गया है कि शरीर आपको सिर्फ चीज़ों को स्वस्थ रहने के लिए ही मिला है, बीमार रहने के लिए, दवाई खाने के लिए आपको शरीर प्राप्ति नहीं हुआ। तो इसको समझना पड़ेगा, तो हम इसके रहस्य को और बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे और इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी, तो ये था पूरा काम त्रिकोण की पूरी समझ, पूरी अवधारणा। हाँ, मोक्ष त्रिकोण, माफ़ करिएगा, पूरी अवधारणा, पूरा दृष्टांत। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुंडली को समझने में, कुंडली का आशय क्या है, अपनी उस कैसे आपके हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, आपको ये बहुत लाभकारी होगा। और जीवन में अगर आपके जीवन में काम की कमी है, अर्थ की कमी है, धर्म की कमी है, तो मोक्ष त्रिकोण का साध करके आप ये तीनों कमियों को पूरा कर सकते हैं। और अगर तीनों कमियों में अधिकता है, काम की भी अधिकता है, अर्थ की भी, धर्म की भी अधिकता है, तो भी आपका अगला लक्ष्य मोक्ष त्रिकोण ही है। यानी कमी का भी हल वही और अधिकता का भी हल वही। तो ये है मोक्ष त्रिकोण। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।